Assalamu alaikum. We will start in maybe 3 to 4 minutes, waiting for other students. सामा क्या पूछना चाह रहे हैं आप? स्टेप है इसका इक्वेशन का, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन तो समझ में आ गई कि वो मास इक्विवेलेंट है और दूसरा स्ट्रेस है। तो इसकी फाइनल जो स्टेप है वो मुझे समझ नहीं आया था। जो ये इक्वेशन वाला फॉर्म हुई है, ये वाला ये इक्वेशन येलो में जो आखिर में फॉर्म हुई है, ये वाली ये दिस यस इज नॉट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द अनदर। ये तो दूसरा तरीका है ना सॉल्व करने का। सो वी हैव जी फोर जी मेथड्स टू सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये जो हम तरीका इस्तेमाल किया ये है आपका एनर्जी मेथड, ठीक है। आप जिसमें आप जो है ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। ये वाला जो मेथड है ये वर्चुअल वर्क का मेथड है। अच्छा, जी, आप ये वाला प्लीज एक्सप्लेन कर दें। वर्चुअल वर्क में आप देखते हो ये वर्चुअल वर्क की इक्वेशन है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ऐसे ही बन के आएगी इसमें भी, अगर ये मेथड आप इस्तेमाल करोगे। लेकिन जो स्टेप्स होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले जो वर्चुअल वर्क का काम ये है, हम ये निकालते हैं कि कितने यहाँ पे इस सिस्टम में कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि वर्क डन कर सकती हैं। पहले बात तो ये है। तो इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऐसा ही है। जस्ट सर गिव आपकी मी द आवाज नोट। कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जी सर। ठीक है। तो हमने निकालना ये है, हमने तमाम फोर्सेस निकालनी है सिस्टम के अंदर, जितनी भी फोर्सेस हैं। तो कितनी फोर्सेस हो सकती हैं यहाँ पे, जितने एलिमेंट्स हैं उतनी फोर्सेस हैं। समझ आ रही है सही बात, है। जितने एलिमेंट्स जी हैं, जी कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। जस्ट गिव मी, तुम मुझे बोलते रहोगे तो वो मुझे आइडिया होता रहेगा कि समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। कितने जी जी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? सर, इसमें चार हैं, दो चार इसमें एलिमेंट्स है, मास है। दो जी स्प्रिंग के हो गए और दो आपके इनर्शिया के हो गए, बिल्कुल सिंपल हो गए। जी तो इसका मतलब यू नीड अ इक्वेशन which has four components of forces, ठीक है। अच्छा, अब पहले सही है। मास की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि हम मास को भी एज अ फोर्स ट्रीट करेंगे, क्योंकि मास को जब हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो भी एज अ फोर्स, इनर्शियल फोर्स ट्रीट होगी। तो व्हेन यू विल जी मल्टीप्लाई दिस मास और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है। तो एक्स को अगर मैं जी दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बन जाएगी। तो वो क्या बनेगा, एम एक्स के ऊपर डबल डॉट आ गया ये फोर्स, सही सही सही। द फर्स्ट वन। तो दिस माइनस का मतलब है कि हर चीज नेगेटिव में काम कर रही है। तो वो वर्चुअल वर्क में तमाम चीजें नेगेटिव ही होती हैं, क्योंकि सब अगेंस्ट काम कर रही होती हैं और उसके वक्त क्या। तो दिस माइनस एम एक्स डबल डॉट इज द फोर्स ऑफ इनर्शियल फोर्स ऑफ दिस मास, ठीक है। ओके। क्लियर है। जी अच्छा, जी अब अगला जो है वो दिस इनर्शिया है, जे। अब जे जो रोटेट हो रहा है तो इसका इसका क्या होगा, जे रहेगा और थीटा डबल डॉट हो जाएगा। तो दिस इज द इनर्शियल फोर्स ऑफ दिस रोटेटिंग जो भी सिस्टम है, ये आपका व्हील जो लगा हुआ है। क्लियर है। सही है। जी अच्छा, लेट्स कम टू द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की फोर्स क्या होती है, के इनटू एक्स होती है, सिंपल। तो के टू है ये। जी जी इसके साथ वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल ही है, क्योंकि जितना ये मास जो है डिस्प्लेस ट्रांसलेट नहीं करेगा हुआ है। उतना ही एक्स के टू होगा। तो क्या फोर्स बन गई, के टू एक्स। अभी हम सिर्फ फोर्स की बात कर रहे हैं, डेल्टा की बात बाद में बताता हूँ मैं। तो के टू एक्स आ गया जी आपके पास। और फिर अगेन के वन के लिए भी क्या है, के वन रोटेट होगा थीटा के साथ। यहाँ थीटा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जितना जो रोटेशन है उसको हमने थीटा अज्यूम किया हुआ है।
तो वो क्या हो जाएगा K1 into थीटा। थीटा। आ गई फोर्स, 4 फोर्सेस आ गई। जी जी। ये पहला स्टेप है, 4 फोर्सेस निकालनी। अब ये वर्क तो बना नहीं है, नहीं तो फोर्स है खाली। तो यू नीड टू मल्टीप्लाई फोर्स विद द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मुझे वर्चुअल वर्क चाहिए। तो जब मैं इस फोर्स को, जो ये फोर्स है, इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी? जो भी ये वेरिएबल है, जो आपकी फोर्स में वेरिएबल आ रहा है, क्या वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे? एक्स आ रहा है। एक्स आ रहा है। मतलब एक्स डबल डॉट डालेंगे तो समझ लोगे जो सिंबल है वो एक्स है। तो जो जी। भी सिंबल है, जो भी सिंबल आ रहा है, उसके साथ डेल्टा लगा के मल्टीप्लाई करा दो, बस सिंपल। तो यहाँ पे एम एक्स डबल डॉट था, क्योंकि एक्स वेरिएबल था तो हमने डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वो वर्क डन बन गया। बिकॉज दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बिकम वर्चुअल वर्क। वर्क। सिमिलरली यहाँ जे थीटा डबल डॉट था, तो यहाँ वेरिएबल क्या था? थीटा था। जी। सही है। डेल, तो किससे डेल्टा मल्टीप्लाई थीटा हो करवाओगे? गया वो। डेल्टा थीटा से। सिमिलरली यहाँ पे एक्स था, डेल्टा एक्स से। यहाँ पे थीटा था, डेल्टा थीटा से। वेरी सिंपल। अच्छा, अब ये सही। पहली इक्वेशन आ गई जो कि सबसे मुश्किल होती है बेसिकली, ठीक है। तो अब इसमें आप जितने भी बोलोगे कि ये कंपोनेंट्स होंगे उतने वो आ जाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, अगर 10 उतने होंगे तो टर्म्स सही आ है यहाँ पे। जाएंगे। सही है। बिल्कुल। ये हम आगे दोबारा करेंगे। अब ये चलेगा, अभी ये रुकेगा नहीं है ये। अभी हम जब उसमें डैम्पिंग में जाएंगे तो दोबारा रिपीट होगा ये कॉन्सेप्ट जो है ना। अच्छा, अब सही। करना क्या? अगला स्टेप ये है, आप हमेशा क्या करते हो? अगला स्टेप ये होता है कि आप तमाम वेरिएबल्स को एक टर्म में लेकर आते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, ये देखो, इसमें अगर देखें रिप्लेस हम, किया था मैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो हम जो है, नहीं यहाँ पीछे चला गया। देखो यहाँ पे जो है ये थीटा है, एक्स भी आ रहा है या फिर एक्स आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो हमें ये क्या करना पड़ता है? हमें सबको एक में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे सबको एक्स में कर दिया था, क्योंकि हमें पता है सिंपल कि जो आपका x इज इक्वल टू आर थीटा है। सही आर है ना? ये तो थीटा बिल्कुल से कर सिंपल दिया सा। था ये। तो जी। और अगर डॉट लगा दोगे तो वो डॉट थीटा के ऊपर आ जाएगा, तो इट्स वेरी इजी। तो ये तो आपने हमेशा इस्तेमाल करना है ना। यहाँ पे भी यही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? और सवाल में देखो ये भी लिखा होता है कि आपने किसकी टर्म में लिखना है। इसमें सवाल में लिखा हुआ था कि आपने x की टर्म में करना है। तो इसका मतलब तमाम वेरिएबल्स को आपने x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सही। यहाँ पे अब थीटा भी आ रहा है, x आ रहा है, वो तो सही है। तो इसका मतलब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है ये। सिमिलरली इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। दिस थीटा हैज टू बी ये कन्वर्टेड थीटा इनटू x। तो थीटा डबल डॉट में क्या आंसर बनेगा इसका? थीटा डबल डॉट की जगह मैं x कैसे लाऊंगा? एक्स, एक्स डबल डॉट अपॉन आर। सिंपल। और डेल्टा थीटा की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय आर। डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय आर। जी जी। सही है। तो जो डेल्टा आ रहा है, थीटा के साथ डेल्टा आ रहा है, उसको एक्स में कन्वर्ट करो तो एक्स का डेल्टा आ जाएगा। आर के साथ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आर जो है वो तो वेरिएबल है ही नहीं। जी जी। आर तो रेडियस है ना, इसका कांस्टेंट। सिमिलरली एक्स ये सही। ऐसे ही रहेगा, और ये दोबारा इसको भी कर दो ऐसे ही, बिल्कुल वैसे हो जाएगा। एक्स डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, वो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। सही है। फिर सही। आप करेंगे क्या? कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे चीजों को, तो फिर सॉल्व करते करते आपको एग्जैक्टली यही आंसर मिलेगा। तो ये स्टेप्स आपने करना है बस, वो इट्स वेरी सिंपल स्टेप्स ना। जब कन्वर्ट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया आपने, जो है वो कॉमन ले लिया, तो तो सब कुछ बचा ही नहीं ना, मतलब आराम से हो गया ये। तो दिस यू, यही मैंने कल कहा था कि ये सॉल्व कर लेना इससे स्टार्ट करते हुए, तो आपके पास एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तो सेम रहती है, चाहे सिस्टम अगर आपका सिमिलर है। अच्छा, अब लिखने का तरीका क्या है इसका? जितनी भी एक्सेलरेशन की टर्म्स है उसको आप कॉमन ले लें, क्योंकि एक्सेलरेशन को कॉमन ले लें आप, तो जो भी टर्म्स के साथ बचेगी ब्रैकेट के अंदर, वो मास इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम इक्विवेलेंट। मास सिमिलरली इक्विवेलेंट से। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स है उसको भी कॉमन ले लें आप, यानी डिस्प्लेसमेंट को बाहर निकाल लें आप। तो जो भी आपके पास टर्म बचेगी वो के इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही। एम इक्विवेलेंट आ गया, ये आपका के इक्विवेलेंट आ गया। अगर मैं के इक्विवेलेंट को डिवाइड कर देता हूँ एम इक्विवेलेंट के साथ, अंडर रूट करता हूँ उसको, तो वो ओमेगा एन आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा एन का फॉर्मूला क्या है? के डिवाइडेड बाय एम अंडर रूट। तो दिस इज के जी। ऑब्वियसली, के इक्विवेलेंट, दिस इज एम ऑब्वियसली एम इक्विवेलेंट, तो वो डिवाइड करके आपको ओमेगा एन निकाल लिया। गॉट द पॉइंट? सही है। समझ आई? जी सर। इसको सॉल्व करना है, इसको यहाँ से स्टार्ट करो करना आज, एंड कम अप विद दिस इक्वेशन, ठीक है। ये करनी जरूरी है। तो कहने का मकसद ये है कि वर्चुअल वर्क इज वेरी इजी, अगर आप उसको करना सीख जाए ना। सिर्फ आपने फोर्सेस को निकालना होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है ना, सब नेगेटिव ही रहेंगे हमेशा,
तो अगर आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं यहाँ पे, तो आपको बड़ा मसला होता है कि फोर्सेस कहाँ जा रही हैं। वो एक्स यहाँ जा रहा है तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड होगा, तो उसकी फोर्स वहाँ होगी। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आप गलती कर सकते हैं, एफबीडी बनाने में भी गलती कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्चुअल वर्क जो है वो रिलेटिवली आसान है। अब देखो जैसे ये आपका तो सर एनर्जी इसमें मेथड है, साइन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? ये साइन नहीं, से कोई सब फर्क साइन नहीं नेगेटिव, पड़ेगा इस पे? एवरीथिंग इज नेगेटिव, मतलब एवरीथिंग इज नेगेटिव बिकॉज इट्स अपोजिंग द सिस्टम। ठीक है ना। तो इनर्शिया देखो, इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना मुश्किल होगी ना आपको फोर्स लगाने में। जितना मास ज्यादा होगा किसी भी चीज का, उसको पुश करने में सही मसला होगा। तो इसका मतलब इनर्शिया आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, आपको रोकना चाह रहा है। स्प्रिंग हमेशा अगेंस्ट सही। काम करता है। ठीक है, तो ये तमाम जो वर्क डन है ये अपोजिट हो रहा है, मतलब उसको रिएक्शन के तौर पे आप ले रहे हैं, तो इसलिए हमेशा नेगेटिव आएगा। आंखें बंद करके नेगेटिव लिखो और आगे जाके वो सब पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कॉमन ले लोगे आप, ये जो भी कर लोगे वहां ले जाओगे तमाम जो एलिमेंट्स हैं, तो वो पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है सर। चलो अच्छा, अपनी अटेंडेंस देख लेना, मैंने अटेंडेंस मार्क की हुई है, और आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि अगर किसी का अटेंडेंस 75 से बिल्कुल भी कम हुई ना, मैं कम से कम उसको अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, अब वो आगे कुछ तरीके से निकल जाए वो तो अलग बात है, लेकिन आई विल नॉट अलाउ, क्योंकि वो ऑनलाइन में भी अगर आप क्लास नहीं लेंगे तो फिर तो फायदा नहीं है ना। फिर तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो एक सबको बता देंगे, अटेंडेंस देख लें सब अपनी अपनी। और शुरू के 10 मिनट में आप आ जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना है नहीं कि हम जो है इतना टाइम यहाँ पे ज़ाया करें। और 10:43 वैसे ही हो चुके हैं और लोग नहीं आए, तो मैं ज़रा अटेंडेंस ले लूँ। अच्छा जी, तो आ, आगे चलते हैं मेरे ख्याल से। ये दोबारा रिपीट कर लिया हमने। अब थोड़ी सी मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात करते हैं, और डेरिवेशन ऑब्वियस सी बात है। तो आई डोंट नो कि अगर ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ये तो नहीं आ पाएगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है तो समझ लें वैसे यहाँ पे। लेकिन अगर ये आपका जो एग्जाम होता है वो कैंपस होता है, तो फिर सारी डेरिवेशन जो है इंक्लूडेड होंगी। ऑनलाइन में ऑब्वियसली बात है, वो तो फिर फायदा नहीं है, डेरिवेशन तो सामने लिखी हुई है, तो वही तो उठा के नहीं दे सकते। तो फॉर द सेक ऑफ कि आपको सब आइडिया होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हमें थोड़ी मैथमेटिकल करनी, इक्वेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, ये सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, जिसमें एक मास है और एक स्प्रिंग है। तो मास m एक्सेलरेशन आ गई और स्प्रिंग के साथ आपका k x आ गया, फोर्स आ गई। तो समीशन f जो है वो 0 के बराबर है। तो ये आपकी सिंपल एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिस सिस्टम में एक मास हो और एक स्प्रिंग हो। और फिर आप ये इक्वेशन भी आपने देखी हुई है, ये कहाँ देखी है, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इक्वेशन आपने देखी है, अगर आप तीसरे लेक्चर में जाएं तो जो ये हार्मोनिक मोशन से जो इक्वेशन आ रही है आपकी, तो ये आपकी क्वेश्चन आई थी ना, हार्मोनिक मोशन से आप डिफरेंशिएट करके आप लाए थे। तो अच्छा, ये इक्वेशन और जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक ही सिस्टम की है। जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो भी SHM हार्मोनिक मोशन ही कर रहा होता है, ये इक्वेशन भी हार्मोनिक मोशन की है। ठीक है, और वो जो एम और स्टिफनेस की इक्वेशन आई है वो भी उसी सिस्टम से आई है। तो इसका मतलब दोनों सिस्टम, दोनों जो इक्वेशन है वो कंपेरेबल है, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं। तो ये इसका मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है ये एक ही सिस्टम की हैं, सिर्फ आपने जो ना थोड़ा सा चेंज कर दिया। और ऑब्वियसली बात है कि ओमेगा एन स्क्वायर जो है वो फिर k डिवाइडेड बाय m अंडर रूट के बराबर हो जाता है। अच्छा, अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोई आंसर निकालना है हमने इसका। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, अब कितनी याद है आई डोंट नो, लेकिन जब भी आप सोल्यूशन निकालते हैं तो आप इसमें जो अननोन के पार्ट है, इसमें देखो अननोन जो पार्ट है इस इक्वेशन के अंदर वो x है। m आपको पता है, हर सिस्टम का मास तो आपको पता है ना सिस्टम का। स्टिफनेस यू नो, क्योंकि ये तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं। बट एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये तो चेंज होंगी ना, जब जिस तरह सिस्टम मूव करेगा इट विल चेंज, वेरिएबल्स हैं ये। तो आप हमेशा वेरिएबल्स को अज्यूम करते हो, उसका सोल्यूशन अज्यूम करते हो। तो नॉर्मली हम क्या अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं एक्स को हमने अज्यूम कर लिया CEST। अगर ये पता नहीं कहाँ से आया ये, तो फिर आप याद कर लें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने यकीनन ये पढ़ा होगा कि किस तरह सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो CEST, C क्या है, वेरिएबल है, सॉरी C कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल पर पावर में ST आ गया। ठीक है,
और s जो है वो आपका रूट है, टाइम t इज टाइम, s आपका रूट है, ठीक है। तो अभी हमें s की वैल्यू निकालनी, क्योंकि s हमें पता नहीं है। तो करते क्या है, अब हम ये चीज जो आपका x ऑफ t है ये उठा के वापस इस इक्वेशन में डालेंगे। तो ये जो चीज है इसको उठा के इसमें डालेंगे। तो अब k जो है उसके साथ x है, तो ये सिंपली इस x की जगह तो CEST आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। जहाँ x डबल डॉट है वहां क्या करना पड़ेगा आपको, इस जो आपके पास ये रिजल्ट है इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास x डबल डॉट आ जाएगा। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, तो वजी आर यू देयर? आ गए जी हो तो। सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि इसको 2 बार अगर डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ मुझे ये बता दो थोड़ा देख के। सर मैं बताता हूँ सर, 0 होगा। अरे टी आ रहा है इसमें, टी तो आ रहा है ना, टी के रिस्पेक्ट से 0 तो नहीं आएगा। तो देखो dt सही सही सी सही तो सही। सी तो कांस्टेंट है ना, सी ऐसे ही रहेगा, सी को जी भूल जी जाओ। जी। तो EST जो आपका EST होता है उसका तो डिफरेंशिएट EST ही होता है ना, और फिर उसको आप पावर को est डिफरेंशिएट होता करते हैं। है सर। हाँ, तो इसका मतलब पहली बिल्कुल। बार डिफरेंशिएट करोगे C रहेगा, EST भी रहेगा, बस S जो है वो बाहर आ जाएगा। ऐसा ही है ना, s क्योंकि बार हो जाएगा सर। हाँ, तो 2 बार करोगे तो क्या बन जाएगा S? अगर 2 बार s करेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा सर। S स्क्वायर हो जाएगा, s सिंपल, बिल्कुल। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, S स्क्वायर CEST, ठीक है। est और जी वो सर। उठा के आप इसमें डाल दोगे x डबल डॉट में, ठीक है चलो। अच्छा, अब हमने ये जब जो ये हमने अज्यूम किया था रिजल्ट, ये उठा के हमने x में और x डबल डॉट में डाला, तो हमारे पास, और फिर कॉमन लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट बन के आ जाएगा। आप देखने से आप देख सकते हैं बिल्कुल m के साथ s स्क्वायर आ रहा है, और CST क्योंकि दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लो उसको, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली बात है CEST कैन नॉट बी 0। देखो ये दोनों टर्म 0, ये दोनों टर्म जो है 0 के बराबर है। इसका मतलब आइदर दिस थिंग इज 0 और दिस थिंग इज 0, और ऐसे भी सकते दोनों 0, लेकिन वो दोनों 0 का होना इज वेरी हाईली अनलाइकली, ठीक है। तो आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। तो CEST 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो टाइम डिपेंडेंट टर्म है, ये कैसे 0 हो सकती है, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होगी। तो इसका मतलब जो ब्रैकेट में टर्म है आपकी, दिस हैज टू बी 0, तो वो हमने अलग निकाल के रख ली और उसको हमने 0 कर दिया। सर इसको 0 क्यों दिस अज्यूम इज कर नोन रहे हैं? एज द, नहीं 0 ही था ना ये शुरू से, ये देखो ना, मतलब स्टैटिक इक्वेशन है ना ये। हम तो जो 0 ये सही है, सही। इसका मतलब है सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है ना इस वक्त, तो वो 0 चलता हुआ ही आ रहा है बेसिकली, वो हमने नहीं किया। वो F इजिकल टू ma था ना ये, बस हमने उसको सही। क्या किया, हम ma को हम एज अ फोर्स ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको उठा के हम बस यहाँ ले आए, तो वो बस ये किया है, तो इसलिए 0 आ गया। अच्छा, तो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? कि आप सिस्टम का इस इक्वेशन से आपको ये पता चलेगा कि सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है। अब एक काम क्या कर सकते हो यहाँ पे, कि जो ये m इक्विवेलेंट है इसको उठा के k के नीचे ले जाओ और s स्क्वायर को अलग कर दो। नॉर्मली हम ये करते हैं कि जो s जो सबसे हाईएस्ट टर्म होती है ना s की, अगर s क्यूब हो या s4 हो या s स्क्वायर हो, जो भी हाईएस्ट आपकी जो पावर है, उसके साथ जो भी टर्म आ रही होती है वो आप वहाँ पे 1 ले आते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि m है तो हम m को अगर k इक्विवेलेंट के नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हम नॉर्मली ये करते हैं। और फिर अगर आप इसको m को वहां ले जाएंगे, और हमने बेसिकली निकालना है कि हमने s का रूट निकालना है। तो अगर मैं इसको k को वहां 0 की तरफ ले जाऊं और m को डिवाइड करवा दूं, तो s स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस k इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय m इक्विवेलेंट, ठीक है, जो कि ये आ रहा है s स्क्वायर। और इसको अंडर रूट करोगे, ऑब्वियसली मुझे तो s चाहिए ना, यहाँ तो s स्क्वायर है, तो इसको अंडर रूट कर लेना, तो ये अंडर रूट लग गया, और प्लस माइनस आएगा, ऑब्वियसली बात है, जब भी अंडर रूट लगता है आपके पास प्लस माइनस आता है। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट है ये क्या चीज है, k इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय m इक्विवेलेंट अंडर रूट, ये ऑब्वियसली ओमेगा n है, अंडर रूट k डिवाइडेड बाय m इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा n। तो ये जो आपका ये वाली जो टर्म है ये तो ओमेगा n बन गई। व्हाट इज -1 अंडर रूट, क्या होता है, आई होता है, सही है। तो -1 क्योंकि ये माइनस है ना, तो कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो -1 अंडर रूट इज नथिंग बट आई। तो बेसिकली इस टर्म को यू कैन राइट लाइक आई ओमेगा एन इस फॉर्मूले से आया है k और m के, और जो -1 के साथ अंडर रूट जो है आपका उससे आप आई बन गया, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा। अच्छा, ये बताना क्या चाह रहा है, ये बता रहा है आपको कि जो आप इस सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं तो इसके जो रूट आए
एस इज द रूट, ठीक है, एस रूट है हमारा। जो रूट आए हैं वो दो रूट हैं, एक आई ओमेगा एन प्लस के साथ और एक आई ओमेगा एन माइनस के साथ। तो अब ये जो रूट आ गए ये उठा के आपने इस इक्वेशन में डालना जो आपने अज्यूम की थी, ठीक है। और ये जो रूट है ये आपके पास रियल और डिफरेंट रूट्स हैं, इसको रियल बोलते हैं, रियल मतलब सॉरी इमेजिनरी, और जो है वो आपके पास डिफरेंट है, ठीक है, मतलब सेम रूट्स नहीं है, डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस है, लेकिन है इमेजिनरी है। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है आपके पास तो आप क्या करते हैं, उसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, यानी कि C1 E I ओमेगा एन टी। इसको फॉर्मूले को देखो, C है तो हमने C2 होगा यहाँ पे। C2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स हैं आपके पास, प्लस माइनस के साथ आई ओमेगा एन। तो पहला C1 हो गया, सेकंड वन इज C2, वो तो वैसे ही रहेंगे। S की जगह आप एक बार माइनस आई ओमेगा एन लिख दोगे और S की जगह आप एक बार प्लस आई ओमेगा एन लिख दोगे। तो ये जो था एक जनरल फॉर्मूला था कि CEST आ गया आपके पास। लेकिन फिर रूट्स, जब जितने भी रूट्स आते हैं उससे अंदाजा होता है कि आपने उसको किस तरह बनाना है। तो क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे दो कांस्टेंट आ गए, C1 यहीं से आया बिल्कुल, E पहला रूट क्या है प्लस आई ओमेगा एन, तो आई ओमेगा एन टी आ गया। सेकंड रूट क्या है माइनस आई ओमेगा एन, तो सेकंड वाले में माइनस आई ओमेगा एन टी आ गया और C2 आ गया, तो दो कांस्टेंट बन गए। तो दिस इज योर इक्वेशन जिसको आप प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अभी प्लॉट करने में मसला है, देखो क्या चीज नहीं पता यहाँ पे, ओमेगा एन आपको पता है निकाल लेंगे आप, क्योंकि आपको के पता है एम पता है। टाइम ऑब्वियसली बात है, टाइम तो चेंज हो रहा होगा तो उसको आप प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो टाइम भी आपको पता है। बट द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो C1 एंड C2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू फाइंड C1 एंड C2। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम तो पूछ ले मुझसे कोई, क्योंकि फिर आगे चलना है हमने। सही है, नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया आपका सोल्यूशन जिसमें हमने C1 C2 भी निकालना है आगे, तो वो निकालते हैं किस तरह। अच्छा ये तो दोबारा वो जो ऑयलर आइडेंटिटीज है वो बता रहा है, ये आपको सबको पता है कि हम ये इस्तेमाल करते हुए आते हैं। E प्लस माइनस ओमेगा एन टी, तो उसको कॉस ओमेगा एन टी और प्लस माइनस साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, ये सब सर पता है एक आप चीज मिनट आपको। पिछली स्लाइड करिएगा। जी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सही है सर, सही। ओके सही है। तो ये ऑयलर आइडेंटिटीज जो है ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए वैसे तो जो है पहले से करते हुए आ रहे हैं हम। अच्छा अब ये सोल्यूशन था आपका, जो ये पीछे से था वही ये जो लिखा हुआ है सोल्यूशन, इसको मैं आगे उठा के ले आया हूँ। और ये सोल्यूशन कैन बी रिटन एज दिस। अच्छा ये कैसे आ रहा है इस तरह, तो वो मैंने सॉल्व हुआ हुआ यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखें। पहले इसको समझ लें होना करना क्या है हमने। C1 E I ओमेगा एन टी, तो दिस E I ओमेगा एन टी को मैं कोसाइन और साइन से खोल सकता हूँ। तो ये जो E I ओमेगा एन टी है इसकी जगह आई कैन राइट कॉस ओमेगा एन टी प्लस साइन ओमेगा एन टी प्लस आई साइन ओमेगा एन टी, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है ई की जो पावर है पूरी इस टर्म में। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अगेन ऑयलर फॉर्मूले से कॉस ओमेगा एन टी माइनस साइन आई ओमेगा एन टी, ठीक है। तो इन दोनों की जगह मैं इस फॉर्मूले से इसको खोल दूंगा और वो यहाँ हुआ है, ये हुआ है कि पहले मैंने जो कोसाइन की जो पहले टर्म है उसको खोल दिया, सेकंड को खोल दिया। अब यहाँ पे हमने किया गया है, आप देख सकते हैं कि आई जो है दो टर्म्स में आई आ रहा है, एक ये आई आ रहा है और एक ये आई आ रहा है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि इमेजिनरी हमेशा इमेजिनरी में ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, और जो रियल है वो रियल में होता है। तो ऑब्वियसली बात है मैं रियल पार्ट अलग कर लूंगा, जो C1 cos ओमेगा एन टी है और C2 cos ओमेगा एन टी है, इसको अलग कर लिया, और जो आई की टर्म है उसको अलग कर लिया, और उसमें से आई आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो नाउ अब इसको cos ओमेगा एन टी कॉमन ले लो अगेन, तो बीच में C1 प्लस C2 बचेगा, और यहाँ पे अगेन आप साइन ओमेगा एन टी कॉमन ले सकते हैं, तो बीच में क्या बचेगा C1 माइनस C2। हमने कहा ये है कि जो C1 प्लस C2 है ये कांस्टेंट है बेसिकली, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक और कांस्टेंट से A1, ताकि हम उसको और सिंप्लीफाई कर लें, दो कांस्टेंट की जगह हम एक ही कांस्टेंट इस्तेमाल कर लें। एंड सिमिलरली जो आपका C1 माइनस C2 है इसको हमने A2 का नाम दे दिया। तो ये इक्वेशन जो वहाँ लिखी हुई ये बनी है कि A1 cos ओमेगा एन टी प्लस आई
A2 sin ओमेगा nt, ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये आपके पास वहीं से आई है, ठीक है। ये इक्वेशन है एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इक्वेशन है यू कैन इजीली राइट इन दिस वे, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि जब भी कोई e की पावर में कोई टर्म आएगी, कोई भी e की पावर में टर्म आएगी और वो उसमें इक्वेशन कोई बन के आ रही होगी, तो यू कैन ऑलवेज राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कोसाइन एंड साइन। बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि आप की जो पावर में कोई भी टर्म आ रही होती है तो इट्स नथिंग बट एन इक्वेशन ऑफ कोसाइन एंड साइन, जैसे यहाँ पे आ रही है। तो इसको भी आप बेसिकली कोसाइन और साइन में लिख सकते हो बाय यूजिंग सम कांस्टेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे दो अननोन है, या तो आप C1 C2 जो है वो सॉल्व कर लो, या A1 और A2 सॉल्व कर लो। तो हम आई थिंक यहाँ C1 और C2 की तरफ जा रहे हैं। नहीं चलें A1 A2 निकाल लेते हैं। A1 A2 निकाला हुआ है, चलें। ओके, तो अब मैंने यही कहा था कि ये जो इक्वेशन है जो यहाँ से आई है, ये आपकी टाइम डोमेन की इक्वेशन है। मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, ये x है डिस्प्लेसमेंट है, और वो जो टाइम से चेंज हो रही है। तो अगर इसका फायदा क्या है, इस इक्वेशन को क्या करूं मैं, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर ये इक्वेशन आपको पता हो तो आप इसको मैटलैब पे जाके प्लॉट कर सकते हैं आराम से कि किस तरह मेरा जो सिस्टम है बिहेव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। आप उसको प्लॉट करेंगे, टाइम को जो वेरिएबल रखेंगे, तो वो सारा प्लॉट करके दिखा देगा आपको कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है सिस्टम ना, डाई आउट हो रहा है या वो डाई आउट नहीं हो रहा है, वो अनस्टेबल है, स्टेबल है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ओमेगा एन पता है, ओमेगा एन पता है, टाइम ऑब्वियसली वेरिएबल होगा, चेंज हो रहा होगा। द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो A1 एंड A2, तो आपने A1 और A2 निकालना है। और जब भी आप A1 और A2 यानी कि कांस्टेंट्स इक्वेशन में निकाल रहे होते हैं, तो आप बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन लेते हैं। इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन मुराद क्या है कि जब टाइम 0 है तो क्या डिस्प्लेसमेंट है, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है, या जब टाइम जो है फाइनल है तो क्या वेलोसिटी है। जितनी बाउंड्री कंडीशन चाहिए होती हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं कितने आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो कांस्टेंट्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है, A1 और A2। तो इसका मतलब हमें दो इनिशियल कंडीशन चाहिए होंगी। अब वो इनिशियल कंडीशन क्या है, एक हमने ले ली इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और एक हमने ले ली इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि x जब टाइम 0 है तो वो x नॉट है, x डॉट यानी कि वेलोसिटी जब टाइम 0 है तो x डॉट 0, x 0 डॉट है, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये कहा है कि जब टाइम 0 है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट x नॉट है, और जब टाइम 0 है तो आपकी वेलोसिटी x डॉट नॉट है। अब ये चीजें उठा के हम वापस इसमें डालेंगे। कैसे डालेंगे, पहला वाला देख लेते हैं। टाइम 0, तो इसका मतलब सबसे पहले टाइम 0, इसका मतलब जो टाइम है ये 0 हो गया, जो टाइम है 0 हो गया, तो ये पूरी पूरी टर्म 0 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 हो गई। cos ऑफ 0 इज 1 और sin ऑफ 0 इज 0, तो दिस थिंग विल बिकम 0। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये A1 बचेगा खाली, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x नॉट आ जाएगा, क्योंकि हम टाइम 0 पे निकाल रहे हैं और टाइम 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नॉट है। दिस विल बिकम कि A1 जो है आपका वो x नॉट के बराबर हो गया है। तो एक वैल्यू आ गई आपकी एक कांस्टेंट की, तो A1 विल बी इक्वल टू x नॉट। तो करा गया है आपने, जो आपके पास इनिशियल कंडीशंस थी उसको इस्तेमाल करते हुए टाइम 0 डाला है हर जगह, और फिर आपने x t की जगह x, क्योंकि जब टाइम 0 होगा तो दिस विल बिकम x नॉट जो कि ये है, तो वो आपके पास A1 जो है वो x नॉट के बराबर आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू निकाल ली आपने। अब आपने यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A2। A2 कैसे निकालेंगे, उसके लिए दूसरी आपको इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो वो जो सेकंड इनिशियल कंडीशन है वो वेलोसिटी की इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। शायद मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है। एक सेकंड। सेकंड जो आपकी कंडीशन है वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर आपने A2 की वैल्यू निकालनी है। तो करेंगे क्या, अब यहाँ पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर अगेन मैं टाइम 0 डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम 0 है, मुझे वेलोसिटी चाहिए टाइम 0, तो यहाँ पे भी मैं टाइम 0 डालूंगा, और फिर जो है मैं इसको वहां से मैं A2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये आगे सॉल्व हुआ हुआ है, ये देखें आप, ये आपका x डॉट टी आ गया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया जो इक्वेशन पीछे लिखी हुई थी। और फिर अब मैं अगर इसमें टाइम 0 डालता हूँ तो ये साइन ओमेगा एन टी है, तो साइन 0 इज 0, दिस थिंग विल बिकम 0।
और कॉस जो है वो आपका कॉस जो 0 है वो 1 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम ओमेगा एन A2 जो कि बराबर है x नॉट 0 के। तो यहाँ से मैं आराम से A2 निकाल सकता हूँ क्योंकि A1 तो ये जो टर्म है पूरी 0 हो चुकी है। तो यहाँ से जो A2 की वैल्यू आ रही है वो x डॉट नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एन आ रही है, जो कि पीछे लिखा हुआ भी है। जो ये आ गई आपके पास A2 की वैल्यू। तो कॉन्सेप्ट है क्या, इक्वेशन आई, दो कॉन्स्टेंट्स हैं अननोन, जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उतनी इनिशियल कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो आप जो है कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए यू नीड टू अप्लाई द इनिशियल कंडीशंस, जो कि यहाँ दोनों गिवन है। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आप एज इट इज लगा दोगे, टाइम 0 डालोगे, सोल्व कर लोगे, उसको A1 की वैल्यू निकाल लोगे। फॉर द वेलोसिटी यू नीड टू डिफरेंशिएट दिस थिंग एंड डू द सेम थिंग कि आप टाइम 0 डालो, उसमें वेलोसिटी का जो भी वेलोसिटी एट 0 है उसकी जो भी वेरिएबल है वो डालें वहाँ पे और फिर A2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये आपके पास दो वेरिएबल आ गए, दो कॉन्स्टेंट्स की जो है नंबर आ गए, रिजल्ट आ गए। अब ये दोनों उठा के वापस इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपके पास पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया कि आपने A1 की जगह x नॉट लिख दिया और A2 की जगह आपने x नॉट डॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एन लिख दिया। और फिर ऑब्वियसली यू कैन अगेन राइट कोसाइन और साइन को हम हमेशा साइन और कोसाइन में लिख सकते हैं, एक उसमें फेज लगाना पड़ेगा आपको। दिस फाई नॉट इज फेज और दिस फाई इज आल्सो फेज। इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो ये कहाँ से आया है। जब भी देखो सिर्फ ये समझ लो कॉन्सेप्ट के साइन को आप हमेशा कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम एंगल्स, क्योंकि मैंने बताया था कि जो कोसाइन होता है वो लीड कर रहा होता है साइन को बाय एन एंगल 90। तो अगर मैं कोसाइन साइन में जो है 90 ऐड करता हूँ तो कोसाइन बन जाता है वो। सिमिलरली अगर मैं कोसाइन से 90 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो साइन बन जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो कि साइन जो आपका साइन 30 है और अगर मैं साइन 30 में 90 ऐड करता हूँ साइन 120, तो साइन 120 और कोसाइन 30 बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो साइन हमेशा पीछे चल रहा होता है, कोसाइन आगे चल रहा होता है। तो साइन में ऐड करोगे तो कोसाइन बनेगा और क्योंकि कोसाइन आगे चल रहा होता है तो कोसाइन से सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन बनेगा। तो इसीलिए ये जो रिजल्ट है ये आराम से आ सकता है आपके पास, क्योंकि आप आइदर कोसाइन को साइन में कन्वर्ट कर दोगे तो ये दोनों साइन में हो जाएंगे और फिर लेकिन उसमें कोई ना कोई फाई नॉट आएगा, फेज आएगा कोई ना कोई, क्योंकि ये आगे पीछे चल रहे होंगे। सिमिलरली यू कैन आइदर कन्वर्ट कोसाइन इनटू साइन और यू कैन कन्वर्ट साइन इनटू कोसाइन, तो वो आप एक में लिख सकते हो। तो इस तरह भी लिख सकते हो, पहला रिजल्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो उन्होंने बना के दिखाया हुआ है ये जो है इसका पूरा रिजल्ट बना के दिखाया हुआ है कि किस तरह बिहेव करेगा। अब मैं अगर मुझे ये सिस्टम मिल गया है तो मैं इसको आराम से मैटलैब के ऊपर या एक्सेल के ऊपर प्लॉट कर सकता हूँ अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो। आप यहाँ गौर से देखें। अच्छा, मैं इस पर सवाल बनता है, एक सेकंड। हमजा, आर यू देयर? जी सर। अच्छा, मुझे बताओ हमजा कि ये जो आपने कर्व नजर आ रहा है ये कोसाइन से ज्यादा करीब है, साइन से ज्यादा करीब है? ये जो कर्व है ये देखो टाइम 0 है ये, ठीक है। तो टाइम 0 पे ये जो कर्व है ये साइन से ज्यादा करीब है, कोसाइन से ज्यादा करीब है? मतलब क्या मैं इसमें आसानी से ज्यादा कर सकता हूँ? इसको साइन से रिप्रेजेंट करना चाहिए कोसाइन से? सर कोसाइन से ज्यादा करीब है। वजह, उसका वजह भी बताओ। सर क्योंकि सब आप ये बता। हाँ, अच्छा, से बताओ बताओ बताओ। जो जी स्टार्ट जी, हो रहा है ना, वन से स्टार्ट हो रहा एग्जैक्टली। देखो ना, एक कोसाइन से ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, कोसाइन से ज्यादा करीब है। वजह क्या है? कोसाइन टाइम 0 पे क्या होता है? 1 होता है। तो 1 तो ये करीब ही है ना, ये पीक जो है 1 है, ठीक है। या जो भी उसकी जो भी पीक है 1 के अलावा भी हो सकती है। साइन दूर है, साइन 0 पे 0 होता है, तो साइन तो यहाँ कहीं होता। तो इसका मतलब ये जो कर्व है ये कोसाइन से ज्यादा करीब है, लेकिन ये प्योर कोसाइन नहीं है। समझ आ रही है आपको बात? ये प्योर कोसाइन नहीं है, क्योंकि तो ये सर ये जो जो कर्व स्टार्टिंग है। मार्जिन है इसका, जो जी कोसाइन की बेस स्टार्ट होने से पहले वाला जो पॉइंट है, मतलब जितना यहाँ पे रीजन है। जो यहाँ आएगा कुछ नहीं नहीं, इस जीरो के बाद 0 के स्टार्टिंग बाद। पॉइंट से लेके और कोसाइन जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये जो दो एरोज जी बने हुए हैं छोटे जी जी, नीचे, तो ये एरर कहलाएगा या क्या कहलाएगा फिर ये जो है ये इसकी बात कर रहे हो? जी जी, तो ये क्योंकि फेज है स्टार्टिंग ना। पॉइंट तो हमारा आगे से होगा हाँ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो,
ये तो इस पे क्लियर होगा कि ये प्योर कोसाइन नहीं है, प्योर कोसाइन नहीं है ये, जी ठीक है। क्यों कोसाइन नहीं है प्योर? क्योंकि 0 पे 1 नहीं हो रहा है, 0 पे पीक आनी चाहिए, कोसाइन में 0 पे पीक आनी चाहिए, पीक नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ये राइट पे चला गया है कर्व। तो फिर आप ये डिस्टेंस निकालते हो कि पीक से कितना दूर है वो, ठीक है। तो यही तो आपका एंगल जो है फेज कहलाता है, यही आपका एंगल क्या कहलाता है, फेज। तो ये फाई जो है ये फेज है बेसिकली, जो फाई आपके पास है ये सही फेज एंगल है। और इसको ओमेगा से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि यहाँ तो टाइम गिवन है ना, तो टाइम निकालने के लिए आपको ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन फेज जो है वो सिर्फ फाई है। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपके पास कर्व है, फाई एंगल जो है ये शिफ्ट हुआ है आगे की पीछे की तरफ। कोई भी जो कर्व है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो लैग करता है, तो ये लैग कर रहा है। कोई भी कर्व लेफ्ट पे जाएगा तो वो लीड करता है, ठीक है। राइट पे जाएगा लैग करेगा, लेफ्ट पे जाएगा लीड करेगा। तो ये इसीलिए यहाँ पे -5 आ रहा है, समझ रहे हो? तो ये फेज आ गया। अगर ये टाइम 0 पे ये पीक आ रही होती यहाँ पे, तो यहाँ कुछ भी फाई नहीं आता, क्योंकि फेज होता ही नहीं उसमें, ये 0 होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे फेज है, तो इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि -5 का फेज आ रहा है। और इसका मकसद क्या है कि जब टाइम 0 होगा, जब टाइम इज 0 दिस इज 0, जब टाइम 0 होगा तो भी कोसाइन की कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि cos फाई होगा, 1 नहीं होगा, कुछ और होगा। तो cos फाई से आप आराम से ये पीक निकाल सकते हैं कि ये क्या पॉइंट है एट टाइम 0 पे, ये क्या वैल्यू दे रहा है x ऑफ t की, इसीलिए यहाँ पे फाई लिखा हुआ है। तो जो भी वैल्यू आ रही है एट टाइम 0 x ऑफ t की, वो इस फाई के बराबर होनी चाहिए, कि हम cos फाई निकालें तो वही वैल्यू आनी चाहिए। तो ये मतलब है फाई का। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, जी सर। बस थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है लेकिन बड़ा मजेदार भी है। अच्छा जी, अब ये टाइम खत्म होने वाला है हमारा, लेकिन खैर इसको खत्म करना है। तो अच्छा, अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड बस देख लो, एक एम्पलीट्यूड क्या है, ये कांस्टेंट था आपका और ये कांस्टेंट था, बाकी तो साइन कोसाइन है ना। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करके अंडर रूट ले लूंगा तो ये आपका एम्पलीट्यूड है, देख रहे हैं आप ये। तो ये आपका कांस्टेंट था x0 और ये एक कांस्टेंट ये था आपका, इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करके अंडर रूट ले लूंगा तो दिस विल बिकम योर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा एक होता है सिस्टम में, जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है, जो पीक होती है आपकी, जो पीक होती है उसका अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ कितना x है वहाँ पे, तो वो एम्पलीट्यूड है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से अगर मैं लेता उसका पीक ले लेता बराबर होगा वो, क्योंकि यहाँ पे डैम्पिंग तो है ही नहीं, सिस्टम आपका जो है वो डाई आउट तो कर नहीं रहा, कंटिन्यूसली मूव इसी एम्पलीट्यूड पे हमेशा मूव करता जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डैम्पिंग ही नहीं है, सिर्फ मास और स्प्रिंग लगा हुआ था एक, तो अनडैम्प्ड सिस्टम है। तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे आपका सिग्नल जो है वो डाई आउट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। और एम्पलीट्यूड हमेशा जो होता है वो आपका मैक्सिमम x होता है 0 से लेके। दिस इज योर टाइम पीरियड, सबको पता है 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा एन, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ये आगे भी देख लेंगे हम। सो आई थिंक आप दोबारा ज्वाइन कर लें आप लोग, यहाँ पे ये अभी खत्म हो जाएगा खुद ही ना, तो आई विल इसको खत्म होने देता है, फिर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे दोबारा। अच्छा सर, आपने मेरी लास्ट वीक की सारी अटेंडेंस जो है वो एब्सेंट मार्क की हुई हैं। भाई आप नहीं होगे, मैं क्या कह सकता हूँ इस पर। नहीं सर, मैंने सारे सेशन ज्वाइन किए थे, लेकिन बीच में लेट आए हो? मसला ये हो गया था कि जी थोड़ा सा एक आध क्लास में लेट आया था मैं, एक आध क्लास बाद में डिस्कनेक्ट हो गई थी इंटरनेट इशू की वजह से, लेकिन ज्वाइन ठीक है, मैं सारी बड़ा की थी मैंने। देख के लेता हूँ मैं वैसे तो। खैर तुम एक आप काम करो, अभी सारी तो क्लासेस लो ना, बाकी तो कोई आगे पीछे सही हुआ तो कर लेंगे, लेकिन क्लासें नहीं छोड़नी है। देखो वो जो 25% आपको दिया हुआ है वो इसका ही दिया हुआ है कि कभी मसला हो गया कोई